इसमें का नंबर क्या है? 7-5? अच्छा, पॉइंट। ठीक है। मुझे लगा 7-5 तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया? खैर, अपन बात कर रहे थे किसकी? आइडल मेकिंग की। ठीक है। आइडल मेकिंग के जो सेंटर्स हैं, पहले तो ये देखते हैं कि तीन मटेरियल की बात करी थी अपन ने, कि मेटल का हो सकता है, स्टोन का हो सकता है, या क्ले का हो सकता है। स्टोन में हमने बात की कि तीन मेन सेंटर्स थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। हड़प्पा से दो मेन आइडल मिले हैं। कौन कौन से? ठीक है। रेड सैंडस्टोन, ठीक है, जो कि किसका है? जैन। ठीक है। कौन बता रहा है उनको जैन? वत्स। एक ब्लैक मिला है। ब्लैक वाला कौन सा है? प्रोटो नटराज। कौन बता रहा है? जॉन मार्शल। और उसको डिवाइन आइडल कौन कह रहा है? हाँ, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है। अगला है मोहनजोदारो। ठीक है। मोहनजोदारो में सबसे ज्यादा 12 स्टोन आइडल्स मिले। ठीक है। क्लियर है? और सबसे फेमस जो आइडल है वो है प्रीस्ट किंग वाला, जिसमें वो शॉल ओढ़ रखा है। देखी थी ना आपने एनसीईआरटी के समय में? और एक वो क्राउन टाइप में पहन रखा है। ठीक है। उसको पुरुष योगी, ठीक है, उसकी मूर्ति कहा जाता है। इसके अलावा तीसरा है आपका धोलावीरा। धोलावीरा से मंगूज होता है ना, नेवला, उसका आइडल मिला है धोलावीरा से। तीनों सेंटर हो गए कवर। अभी बात करते हैं मेटल की। ठीक है। मेटल आइडल्स। मेटल आइडल्स में कौन कौन से हो सकते हैं? ब्रॉन्ज हो सकता है, कॉपर हो सकता है। ठीक है। ब्रॉन्ज और कॉपर। क्लियर है भाई? इनका जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी वो कैसे की जाती थी? लॉस्ट वैक्स मेथड से। ठीक है। सांचे में ढाल के बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस। क्लियर है भाई? अब सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉन्ज की। ब्रॉन्ज की मूर्तियां कहाँ कहाँ से मिलती है? मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो से कौन सी मिलती है? डांसिंग गर्ल। ठीक है। डांसिंग गर्ल, डांसिंग लेडी, वट एवर यू वांट टू से। ठीक है। इसके अलावा एक हाथी की भी मिलती है, ब्रॉन्ज की, एलिफेंट की। ठीक है। एक बुल की भी मिलती है। इसके अलावा ब्रॉन्ज की मिलती है देमाबाद से। कहाँ है देमाबाद? ठीक है। यहाँ से मिलता है कांसे का रथ, चेरियट। ठीक है ना? यहाँ से क्या मिलता है? कांसे का, ब्रॉन्ज का रथ। इसके अलावा कालीबंगा। कालीबंगा से बेल मिलता है, कांसे का, और बुल। तीसरा कौन है? कालीबंगा। अच्छा, अभी मैं कॉपी चेक कर रहा था आप लोगों की। उसमें आपकी कॉपी में मैंने नोटिस किया है कि मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे मैंने आपके से कहा था कि कृष्ण कृष्णा नहीं होता, कृष्ण होता है। ठीक है। वेदा नहीं होता, वेद होता है। लेकिन क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के हो, आपको लिखना वेदा ही है। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है। आपने वहां ये दिक्कत कर दी। ये सही बात है कि वेद होता है, लेकिन क्योंकि पैटर्न यही है, आपकी कॉपी जाएगी तो किसी इंग्लिश मीडियम टीचर के पास जाएगी। उसने अपने जीवन में वेदा वेदा, योगा योगा ये सब पढ़ रखा है, तो वो फिर वो वेद को गलत कर देगा। ठीक है ना? तो जिस पैटर्न में आप लिखते आ रहे हो, लिखना वैसे ही है। ये सिर्फ समझने के लिए था। ऐसे तो सिराजुद्दौला को भी अंग्रेज सर रोजर डोलेट कहते थे। है कहाँ सिराजुद्दौला और कहाँ सर रोजर डोलेट? क्योंकि सिराजुद्दौला नाम नहीं आता था उनको। अजीब नाम है ना, सिराजुद्दौला। उनको ये नाम ही नहीं आता। वो बोलते क्या थे उसको? सर रोजर डोलेट। ठीक है। खैर, ध्यान रखना इस चीज का। आपको वही पैटर्न यूज करना है जो आप अपने मीडियम में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है भाई? इसके अलावा बात करते हैं अपन कॉपर की। कॉपर में कुत्ते का आइडल मिला है लोथल से। कुत्ते का आइडल कहाँ से मिला है? लोथल से। इसके अलावा एक कार्ट मिली है। कार्ट जानते हो ना? हाँ। बैलगाड़ी में बैल नहीं है, केवल गाड़ी है। कार्ट है। ठीक है। कहाँ से? हड़प्पा। इसके अलावा बुल मिला है कालीबंगा से। ठीक है। और ह्यूमन स्कल्पचर्स मिले हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। इसके बाद बात करते हैं अपन क्ले की, मिट्टी की।
ठीक है। इसका जो बनाने का मेथड होता था वो था पंच एंड प्रेशर मेथड। पंच एंड प्रेशर मेथड जानते हो? छोटे बच्चे को कभी लड्डू बनाते हुए, घर बनाते हुए देखा होगा, तो ऐसे प्रेशर देता है उसमें लड्डू बनाने के लिए। ठीक है, लड्डू बना लिया, अब मान लो किसी का फेस बनाना है तो फिर उसमें पंच करेगा, वो आंखें बनाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पंच एंड प्रेशर मेथड। ठीक है, पंच या पिंच ज्यादा वर्ड सही है इसमें। पिंच एंड, पंच का मतलब तो वो मुक्का हो जाता है। ठीक है, तो पिंच एंड प्रेशर, ये मेथड। और उसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जा रहा था मेटल वाले में? लॉस्ट वैक्स, सांचे वाला। ठीक है। आ, इसको हिंदी में कहते हैं चिकोटी पद्धति। हालांकि आपके तो हिंदी किसी काम की नहीं, लेकिन फिर भी। ठीक है। सबसे अधिक मूर्तियां हैं वो मिली है गोरैया की, स्पैरो। ठीक है। सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी मिली है? यानी कि गोरैया की मिली है। ठीक है। और सबसे ज्यादा आ, मोहरों पे अंकन है उसका, डिपिक्टेशन है सील्स पे। ठीक है भाई। पक्षी, बर्ड। और अगर बात करें पशु की, तो कौन सा है सबसे ज्यादा, कौन सा पशु है? बुल। ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन में कौन कौन सी मिलती है? मेल और फीमेल दोनों मिलती है। ठीक है, क्लियर है भाई? मेल और फीमेल में जो फीमेल की है वो ज्यादा मिलती है, ज्यादा डेकोरेटेड होती है। मेल की कम मिलती है और कम डेकोरेटेड होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? नेक्स्ट है टाउन प्लानिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है भाई। इट वॉज कॉल्ड द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ एंटायर साउथ एशिया। किसने कहा? गॉर्डन चाइल्ड। ठीक है। जो टाउन प्लानिंग होती थी, प्री प्लान्ड, प्री एंड वेल प्लान्ड। ठीक है। ग्रिड पैटर्न। मेरे भाई, ग्रिड पैटर्न के अलावा इसको आप कह सकते हो चेस बोर्ड पैटर्न। चेस बोर्ड पैटर्न का मतलब, जो रोड्स हैं वो राइट एंगल पे काटती है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? ग्रिड पैटर्न कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? चेस बोर्ड पैटर्न कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ईच टाउन वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है। ठीक है, हायर एंड लोअर। वेस्टर्न पार्ट हायर होता था और ये लोअर होता था। फोर्टिफाइड, किलेबंदी होती थी। ठीक है, वो आपको लिखाया हुआ है कि नॉर्मली तो दोनों होते थे, उनमें से केवल जो ये वाला है ना, ये फोर्टिफाइड होता था। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है जिसके अंदर दोनों फोर्टिफाइड है। अच्छा, उसमें भी क्या एक्सेप्शन है कि दोनों सेपरेटली फोर्टिफाइड है या एक से ही फोर्टिफाइड है, वो आपको सारा लिखाया हुआ है। ठीक है, अगर नॉर्मली देखोगे तो ये वाला पार्ट फोर्टिफाइड होता था। ठीक है भाई। इस वाले पार्ट में कौन रहते थे? एलिट। इस वाले पार्ट में कौन रहते थे? कॉमन पीपल। ठीक है। एलिट और कॉमन पीपल रहते हैं। ठीक है भाई। एक्सेप्शन लिखो इसका। धोलावीरा डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स।
ठीक है, धोलावीरा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसके अलावा कालीबंगा भी एक्सेप्शन है, क्योंकि कालीबंगा के दोनों भाग हैं वो दोनों सेपरेटली अलग अलग फोर्टिफाइड है। कालीबंगा में क्या है? सेपरेटली फोर्टिफाइड। इसके अलावा लोथल और सुरकोटड़ा, ये दोनों भी एक्सेप्शन है। ठीक है, लोथल सुरकोटड़ा में क्या है? ठीक है, इसके अलावा तहूदड़ो और अलादीनो, कोई फोर्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए? टाउन प्लानिंग के एक्सेप्शन हो गए। नॉर्मली फीचर तो क्या है कि 2 भागों में विभाजित होता था, और उनमें से जो हायर होता था वो फोर्टिफाइड होता था। ये तो नॉर्मल है, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन भी है, और वो ये है। ठीक है, कि ये जो तमुदड़ो और अलादीनो है, इसमें कोई फोर्टिफिकेशन है ही नहीं, ना तो हायर में ना लोअर में। लोथल और सुरकोटड़ा एक ही दीवार से दोनों को फोर्टिफाइड कर रखा है। कालीबंगा में दोनों को अलग अलग दीवार से फोर्टिफाई कर रखा है। और धोलावीरा वो 3 पार्ट में, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड मिडिल। और मिडिल में कौन रहते हैं? ऑफिशियल्स। ठीक है, करा था ना ये। अब लिखो स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, क्या क्या होता था बिल्डिंग्स में? पोर्च, आंगन, और रूम्स, किचन, स्टेयर्स। ठीक है, ड्रेनेज, सेपरेट बाथरूम, वेल, कुएं, ये उसके फीचर्स हैं। इसके अलावा हाँ, वो एक ही चीज है, बरामदा। ठीक है, 1 मंजिल और 2 मंजिल दोनों तरह के मकान होते थे, सिंगल स्टोरी एंड डबल स्टोरी। ठीक है, खिड़कियां और दरवाजे रोड साइड नहीं खुलते थे। ठीक है, तो खिड़कियों और दरवाजों की जो ओपनिंग होती थी वो रोड साइड नहीं खुलते थे, लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसके रोड साइड खुलते थे। वो कौन सा है? लोथल। ठीक है, ये सारे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। फैक्ट्स हैं इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, एक मोहनजोदड़ो से एक 27 रूम्स वाला बिल्डिंग मिली है। ठीक है, जिसे शायद असेंबली कहा गया है। पढ़ा था आपने कि बड़ा मिला 27 वाला, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज होती थी, तो न्यूक्लियर फैमिलीज के लिए 27 रूम की कोई जरूरत नहीं है। इट मीन्स वो कोई सोशल पर्पज का ही होगा। ठीक है, अब लिखो रोड्स। रोड्स में क्या था? कच्ची ईंटों से बनी होती थी, अनबेक्ड ब्रिक्स, मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कालीबंगा के अंदर पक्की ईंटों से बना। घर 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 कच्ची ईंटों से, रोड पक्की ईंटों से। ठीक है, इसके अलावा सड़कें जो होती है चेसबोर्ड पैटर्न पे होती थी। ठीक है, सारी जो सड़कें होती थी वो मेन रोड से मिलती थी। रोड आर इंटरलिंक टू मेन रोड। ठीक है, और जिस चौराहे पे मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है। ऑक्सफोर्ड। ठीक है, अब सर्कस क्यों कहा? ये सर्किल होना चाहिए था। खैर, नॉर्मली जो रोड्स की जो चौड़ाई होती थी वो 10 मीटर होती थी। जनरली रोड्स वर वाइड 10 मीटर। ठीक है, एक्सेप्शन है मोहनजोदड़ो, जिसे अपन राजमार्ग कहते हैं। याद आया? मोहनजोदड़ो में बड़ी सड़क मिली है जिसे राजमार्ग कहा गया है, या राजपथ कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, सबसे बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था लोथल का। ठीक है, द बेस्ट वन इज ऑफ लोथल। एक्सेप्शन है बनावली और कालीबंगा, इन दोनों में नहीं मिलता। ठीक है, पाइप लाइक ड्रेनेज ऑफ क्ले, मेड ऑफ क्ले। पाइप लाइक ड्रेनेज मेड ऑफ क्ले कहाँ मिलती है? समुद्र और धोलावीरा। ठीक है, मतलब जो मटेरियल होता था और बनाने का,
ब्रिक्स, जिसमें कच्ची और पक्की दोनों ईंटें इस्तेमाल होती थी। ठीक है, मटेरियल में ब्रिक्स, बैक्ड एंड अनबैक्ड। ठीक है। अच्छा, ईंटों की जो चुनाई करते थे, ठीक है, वो इंग्लिश बॉन्ड पैटर्न पे करते थे। कंस्ट्रक्शन होता है ना, सुनते हैं। इंग्लिश बॉन्ड पैटर्न क्या होता है? जैसे एक तरीका तो ये होता है कि एक ईंट है, इस ईंट के ऊपर एक और ईंट रख दी, इसके ऊपर एक और ईंट रख दी, फिर एक ईंट रख दी, एक ये रख दी, ये रख दी। एक तो ये पैटर्न है। इससे दीवार ज्यादा मजबूत नहीं होती है। दीवार मजबूत कब होती है? एक तो ये ईंट है, एक ये ईंट, अब अगली ईंट रखोगे वो यहाँ रखोगे। ठीक है, ऐसे। तो ये जो पैटर्न बनता है ना, ये दिस इज कॉल्ड इंग्लिश बॉन्ड पैटर्न। किस लिए? ताकि दीवारें मजबूत रहे। ठीक है। अगर फिजिक्स पढ़ी है तो समझ में आ जाएगा कि इससे क्यों ऊपर नहीं भगती है और इससे क्यों होती है। रहा है फिजिक्स? ठीक है। लेकिन अभी भी ऐसे ही जलाते हैं, इस तरीके से ही सुनते हैं दीवार। ठीक है, तो इसका मतलब उन्हें इसकी नॉलेज थी। ठीक है भाई। इसके अलावा ईंटे का जो नॉर्मल साइज होता था वो होता था 4/2/1। ठीक है, नॉर्मल साइज क्या था? लेकिन एक जगह है मोहनजोदड़ो जहां से बड़ी साइज की ईंट मिली है, उसका क्या है? 8/4/1। क्लियर है? गोल ईंटें कहाँ से मिली है? चौहदड़ों से। ठीक है भाई। अच्छा, डेकोरेटेड भी कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। लिखने की जरूरत है? गोल कहाँ से मिली है? चौहदड़ों से। और डेकोरेटेड कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। अब लिखो स्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने आपको फर्क बताया था। लैंग्वेज अलग चीज है, स्क्रिप्ट अलग चीज है, ग्रामर अलग चीज है, स्टाइल अलग चीज है। ठीक है, तो इसकी स्क्रिप्ट क्या है? पिक्टोग्राफी। ठीक है, स्टाइल क्या है? बाओ स्ट्रोफिडन। बाओ स्ट्रोफिडन का मतलब होता है पहले लेफ्ट टू राइट लिखो, फिर राइट टू लेफ्ट लिखो, फिर लेफ्ट टू राइट लिखो, फिर राइट टू लेफ्ट लिखो। ये इसका पैटर्न है, लिखने का स्टाइल है। ठीक है। अच्छा, अपन ने मेसोपोटामिया या जो सुमेरिया है उसकी भी स्क्रिप्ट की बात की थी। कौन सी स्क्रिप्ट थी वहां पे? नेल वाली। क्या नाम थे, बोलते हैं उसको नेल वाली को? हिंदी में उसको कहते हैं कीलक लिपि, कील जैसी। ठीक है। और अंग्रेजी में उसके लिए प्रॉपर वर्ड है क्यूनिफॉर्म। ठीक है। यूनिफॉर्म में किसका इस्तेमाल किया जाता है? अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है, लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पिक्टोग्राफी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है, सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पिक्टोग्राफी मतलब पिक्चर्स। ठीक है भाई। सबसे ज्यादा इसके एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं? मोहरों से। और सबसे ज्यादा स्क्रिप्टेड मोहरें कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। ठीक है। मोहनजोदड़ो से तो सबसे ज्यादा मोहरें मिली है, स्क्रिप्टेड मोहरें नहीं मिली है। स्क्रिप्टेड कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। इसके अलावा इसका सबसे सिग्निफिकेंट एविडेंस कहाँ से मिलता है? द फॉलन नोटिस बोर्ड फ्रॉम धोलावीरा। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट एविडेंस फ्रॉम धोलावीरा, द फॉलन साइन बोर्ड। ठीक है। हाउ मेनी करेक्टर्स आर देयर इन द साइन बोर्ड? 10। ठीक है। अच्छा, ये जो बाउस्ट्रोफिडन है इसको कैसे लिखते हैं? पहले लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फिर राइट टू लेफ्ट। कोई समस्या इसमें? अच्छा, इसमें लगभग 400 सिंबल्स हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा इस सिंबल का यूज किया गया है, यू लाइक सिंबल। ठीक है। अब क्योंकि पिक्टोग्राफी है तो पिक्टोग्राफी में सिंबल्स और पिक्चर्स दोनों इस्तेमाल होता है। तो सबसे ज्यादा पिक्चर किसकी इस्तेमाल की गई है? फिश की। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा कौन से पेड़ का सिंबल इस्तेमाल किया गया? पीपल का। कौन? तमिलनाडु सरकार है, आंध्र प्रदेश सरकार है जिसने भी करोड़ों रुपए का इनाम घोषित किया है?
कि अगर आप आईवीसी की स्क्रिप्ट को पढ़ लेते हो तो इतने करोड़, 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 5 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया पैसे देने के लिए तैयार है, बस इसको कोई पढ़ ले। हाँ, कुछ लोगों ने इसको पढ़ने का क्लेम किया, दावा किया है। किस किसने किया है? एक तो है एल ए बार्डेल, L A Bardel, क्लेम्ड, रिकॉर्ड इट। ठीक है, और उसने इसको सिमिलर टू संस्कृत बताया है। ठीक है, एक भाई साहब और है आई महादेवन। आई महादेवन, उन्होंने भी दावा किया कि मैंने भी इसको पढ़ लिया है, और मैंने इसको किससे पढ़ा है? कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ा है। किसकी हेल्प से पढ़ा है? कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता दावा नहीं है, कॉन्क्रीट क्लेम नहीं है। अभी बात करते हैं अपन डिक्लाइन ऑफ आईवीसी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन, ये डिक्लाइन कैसे हुई? हमने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड की बात कर रहे थे, ठीक है, तब एक ग्राफ बनाया था। ठीक है, उस ग्राफ का जो लास्ट पॉइंट था डी, दैट इज डिक्लाइन। ठीक है, सी से डिक्लाइन शुरू हो जाता है, ठीक है, और डी पर डिक्लाइन हो जाता है। तो अलग अलग विद्वान है, उन्होंने शुरुआत की भी अलग अलग डेट बताई है, डिक्लाइन की भी अलग अलग डेट बताई है। लेकिन कार्बन 14 के अनुसार डिक्लाइन की डेट क्या है? 1750। ठीक है, और उसके आसपास में कौन कौन है? रोमिला थापर एंड डीपी अग्रवाल। ठीक है, ये दोनों उसके नजदीक है, तो सबसे ज्यादा मान्य मत उनका मत है। ठीक है, ये तो हुआ टाइम का कि कब डिक्लाइन हुई। अब बात करते हैं कि कारण क्या रहा होगा डिक्लाइन का। ठीक है, तो पहला लिखो इन्वेजन। ठीक है, कि बाहरी लोगों ने इन्वेड कर दिया। ठीक है, कौन बाहरी लोग? आर्यंस। ठीक है, आर्यन इन्वेजन, इसको बोलते हैं आर्यन इन्वेजन थियरी। ठीक है भाई। अच्छा, कौन देता है इस थियरी को? उसका नाम लिखो, गॉर्डन चाइल्ड। अभी नाम आया था ना। कौन सपोर्ट करता है इस थियरी को? मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मेके, स्टुअर्ट पिगट। ये सारे नाम आ चुके हैं ऑलरेडी, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या तर्क है, क्या लॉजिक देते हैं वो? बड़ी संख्या में नर कंकाल मिलते हैं। हाँ, और नर कंकाल क्यों होंगे? वैसे तो कंकाल महिला और नर दोनों के होने चाहिए, क्योंकि लड़ाई में कौन जाता है अधिकतर? पुरुष। तो इसका मतलब कोई वॉर हुआ होगा, कोई लड़ाई हुई होगी। ठीक है, मेल स्केलेटन इन अ लार्ज नंबर। लॉजिक लिख लो, लॉजिक, लॉजिक के आगे डेस करके। ठीक है, दूसरा क्या मिलता है? एक आप ऋग्वेदिक के अंदर एक देवता का नाम पढ़ते हो, इंद्र, पढ़ा था ना एनसीईआरटी में, इंद्र। इस इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। ठीक है, इस इंद्र का एक और नाम क्या है? पुरंदर। और पुरंदर का मतलब होता है द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, किलों को नष्ट करने वाला। तो इसने कौन से किलों को नष्ट किया होगा? जो भी इनसे ठीक पहले थे। इनसे ठीक पहले कौन है? ठीक है, तो एक लॉजिक दिया जाता है कि इंद्र ने इनको डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, टाइम पीरियड इनके इनके डिस्ट्रॉय होने का लगभग, वैसे तो 1750 से डिक्लाइन, और ऋग्वेदिक वाला टाइम क्या है? 1500 है, क्योंकि 1500 से 1000 ऋग्वेदिक का टाइम है। तो इस टाइम के दौरान इंद्र नाम का देवता हुआ करता था, जिसका नाम था पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है दुश्मनों के किलों को नष्ट करने वाला। और ऋग्वेदिक पीरियड में तो कोई किला है ही नहीं, नष्ट करेगा कौन से को? क्लियर है? अच्छा, किसने इसको क्रिटिसाइज किया इस थियरी को, आर्यन इन्वेजन थियरी को? उसका और लिख लो, क्रिटिसाइजर, P V काणे। P V काणे। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी थी हिंदू शास्त्र। इस किताब में इसको क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, और इसके पीवी काणे के सपोर्टर्स कौन है, उनका नाम और लिख लो, डेल्स एंड U R Kennedy। डेल्स एंड U R Kennedy। ठीक है, अब इनके क्या लॉजिक है? ये क्या लॉजिक देते हैं कि नहीं नहीं, उन्होंने ये कोई इन्वेजन नहीं हुआ था। वो ये कहते हैं कि भाई अगर लड़ाई हुई है तो दोनों मरने चाहिए ना, मारने वाला भी और बचाने वाला भी। लड़ाई दो लोगों के बीच में होती है, तो दो नस्लों के वहां पे कंकाल मिलने चाहिए। ठीक है, दो रेसेस के कंकाल मिलने चाहिए, लेकिन एक ही रेसेस के कंकाल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कोई लड़ाई नहीं हुई है।
ठीक है, the skeletons are of a race only. ठीक है, अगर लड़ाई हुई तो फिर उनके भी तो लोग मरे होंगे, उनके कंकाल कहाँ है? दूसरा है फ्लड, बाढ़। ठीक है, फ्लड आने की वजह से, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थियरी है, द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी गिवन बाय जॉन मार्शल, मैके एंड एस आर राव। मार्शल तो देता है मोहनजोदड़ो के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मोहनजोदड़ो। ठीक है, आपका जो मैके है वो देता है चहुदड़ो के बेसिस पे, और एस आर राव देता है लोथल के बेसिस पे। मार्शल मोहनजोदड़ो, ठीक है, मैके चहुदड़ो, और एस आर राव लोथल के बेसिस पे। ठीक है, मार्शल के अकॉर्डिंग मोहनजोदड़ो 7 बार बना और 7 बार डिस्ट्रॉय हुआ। ठीक है, देखा ना, 7 बार 7 लेयर मिलती है उसकी। ठीक है, अच्छा, तर्क क्या दिया, क्योंकि जितने भी सिविलाइजेशन के जो जो साइट्स थी, ये लगभग क्या है, नदी के किनारे पर है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि नदी के अंदर बाढ़ आई होगी और ये खत्म हो गए होंगे। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक क्या है, साइट्स का रिवर बैंक पे होना। ठीक है भाई, अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन क्या खड़ा होता है कि जो साइट्स रिवर बैंक पे नहीं है वो कैसे डिस्ट्रॉय हुई, ये इसका सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तीसरा है क्लाइमेट चेंज। ऑरेल स्टाइन ये थ्योरी देते हैं, ऑरेल स्टाइन, एंड दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय अमलानंद घोष। बताने की जरूरत नहीं है क्लाइमेट चेंज क्या होता है, हम इसी से जूझ रहे हैं अभी, समस्या यही है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से क्या क्रॉप पैटर्न बदल जाता है, जो रेन जो सीजन्स होते हैं वो बदल जाते हैं, तो उससे लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, अगला है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की जो थियरी देता है वो देता है एच टी लेम्ब्रेक, एच टी लेम्ब्रेक। अर्थक्वेक के साइन कहाँ से मिलते हैं, पिछले क्लास में लिखा था, कालीबंगा। ठीक है, इसके अलावा एक और थियरी है, वो थियरी है कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। ठीक है, डाइवर्जन ऑफ रिवर्स। ठीक है, एक और थियरी है, वो कहते हैं कि जो समुद्र का जो तल है, वाटर लेवल है, वो बढ़ गया, और बढ़ने से जल प्लवन हो गया, सब पानी में डूब गया। ठीक है, ये और लिख लो। हाँ, सब हिस्टोरियंस अलग अलग थेरीज दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एपिडेमिक, नेक्स्ट थेरी, कि महामारी की वजह से मर गई, कौन दे रहा है, यू आर कैनेडी। यू आर कैनेडी एक अमेरिकन हिस्टोरियन है। ठीक है, अच्छा, मलेरिया के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा इन मोहनजोदारो। एविडेंसेस ऑफ मलेरिया आर फाउंड फ्रॉम कालीबंगा एंड मोहनजोदारो। तो शायद मलेरिया फैला होगा, महामारी फैली होगी, मर गए सब। ठीक है, थंडरलाइट, नेक्स्ट थियरी, बिजली गिरी, और इतनी बिजलियां गिरी कि एक सभ्यता नष्ट हो गई। ठीक है, कौन देता है, एम दिमित्री वेव, नाम से पता चल रहा है रशियन हिस्टोरियन है, एम दिमित्री वेव। वी एम दिमित्री वेव। ठीक है, अगली थियरी है एक्सिस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अत्यधिक दोहन। ठीक है, कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो सारे इस्तेमाल कर लिए गए, कुछ बचा ही नहीं, तो मर गए। ठीक है, ये थ्योरी कौन दे रहा है, डीडी कोशाम्बी एंड रामशरण शर्मा। डीडी कोशाम्बी एंड रामशरण शर्मा। ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि ट्रेड फ्लोरिश था, जब ज्यादा ट्रेड होगा तो ज्यादा लाइफ इजी होगी, जब ज्यादा लाइफ इजी होगी तो ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जब ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज्यादा कंजम्पशन होगा,
जब ज्यादा कंजम्पशन होगा तो ज्यादा सोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा और फाइनली रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे। ठीक है, कौन दे रहा है थ्योरी? डीडी कोशाम्बी एंड रामशरण शर्मा। इसके अलावा ट्रेड एब्स्ट्रैक्ट, व्यापार में बाधा आ जाना, ठीक है, कि ट्रेड रुक गया। इसके अलावा नेगेटिव अप्रोच, नहीं इसको ऐसे लिख लो, अनसाइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, इसका मतलब लोगों ने टेक्नोलॉजी पे काम करना बंद कर दिया। जब आप टेक्नोलॉजी पे काम करना बंद कर दोगे तो आपका विनाश हो जाएगा। टेक्नोलॉजी पे ज्यादा काम कर लोगे तो भी विनाश हो जाएगा। ठीक है भाई, मॉडर्न जो साइंटिस्ट है वो इसको मानते हैं। ठीक है भाई, किस क्या तर्क क्या देते हैं? वो ये कहते हैं कि 3500 BCE और 1500 BCE के दौरान, ये तो टोटल 2000 साल है, इन 2000 सालों में कोई टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, एक जैसी भवन मिलते हैं, एक जैसी ईंटें मिलती हैं, ठीक है, एक जैसी आर्ट मिलती है, तो इसका मतलब कोई टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ नहीं, यानी साइंस के प्रति लोगों का जो अप्रोच थी वो नेगेटिव अप्रोच थी, जिसकी वजह से वो खत्म हो गई। ठीक है, धन्यवाद। याद करने के दो ही तरीके हैं, एक तो मैंने रिवीजन वाला मेथड आपको बताया था कैसे, दूसरा टेस्ट पेपर। कोचिंग इतनी जरूरी नहीं है जितना टेस्ट पेपर है। मॉक टेस्ट आप जितने दोगे उतना ही आप सक्सेस के करीब आओगे, सिलेक्शन के करीब आओगे। बिना टेस्ट दिए आपसे पूरी जिंदगी पढ़ते रहो, आप पास नहीं हो सकते। मॉक टेस्ट को देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं बाहर, ले आओ यहाँ से, सर से पूछ लो, इनके पास में अगर अवेलेबल हो तो जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है पूरे टेस्ट दो और बार बार दो उनको, दिए हुए टेस्ट को दोबारा दो। ठीक है, कम से कम रोज का एक टेस्ट पेपर तो निकालना ही है पर डे। एक टेस्ट पेपर का मतलब 50 क्वेश्चन मान लो आप एवरेज कि 50। अच्छा, उसमें आपको बिना देखे करना है, बिना देखे करने के बाद में फिर आपको आंसर से मैच करना है उसको। अब देखना भाई, आपके पहली बार मान लो 50 में से 10 सही होते हैं, 40 गलत हो गए। ठीक है, तो लोड नहीं लेना है, बस उनके आंसर देख लेने, भाई हाँ इसका आंसर ये है, इसका ये गलत हो गया। अगली बार जब दोगे तो अपने आप ही कम होते जाएंगे वो। ठीक है, धीरे धीरे उसमें करेक्शन बढ़ता जाएगा। रटना नहीं है, रटने से ये चीजें याद नहीं होगी, किसी को भी याद नहीं होती, मेरे को भी याद नहीं है, मुझे अभी भी याद नहीं है, मुझे देखना ही पड़ता है। इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ फिर भी देखना पड़ता है, क्योंकि फैक्ट्स इतने लंबे टाइम तक याद नहीं रहते किसी को। फैक्ट याद तो हो जाएंगे लेकिन फिर उसकी खिचड़ी हो जाएगी, है ना, मोहनजोदड़ो में मिली हुई चीज हड़प्पा में मिलने लग जाएगी, तो फिर उसका क्या फायदा जब इधर उधर हो जाए चीजें। तो उसके लिए बेटर है टाइमली रिवीजन, रिवीजन अकॉर्डिंग टू द गिवन पैटर्न, जो आपको पैटर्न दिया है उसी हिसाब से। और उसके अलावा द मैक्स नंबर ऑफ मॉक टेस्ट यू कैन टेक। हाँ, क्योंकि पूरा फैक्चुअल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं फैक्ट्स के अलावा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसके मॉक टेस्ट दो। थैंक यू।